ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जैसा कि हमने टॉपिक शुरू किया है प्राकृतिक संसाधन का। और प्राकृतिक संसाधन के अंदर हम, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है। जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, उसके प्रकार और वितरण कितने हैं वो पढ़ने हैं। तो उसके अंदर प्राकृतिक संसाधन के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक संसाधन में 5 प्राकृतिक संसाधन है और उनका वितरण का है, प्रकार का है, कितने प्रकार के हैं और वितरण का है वो हम पढ़ेंगे। 5 में से क्या है? मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, जल और ऊर्जा। ये 3 संसाधन है जो हम प्राकृतिक संसाधन के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और जैसा सिलेबस में है वो 1 बाय 1 आपको मैं टॉपिक करा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियों से आप क्या समझते हो? प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति से हमें वनस्पति मिली है ना, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्रकृति से मिली हुई वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? जैसे कि प्रकृति से मिली मतलब वो अपने आप उगी हैं, अपने आप तो ज़मीन में आई हैं, जो ढाँचे में ढली हैं, अपने आप से ढली, अपने आप से वो सब कुछ, मतलब उन प्राकृतिक उन वनस्पतियों के जीवन में जो कुछ हुआ है वो अपने आप प्रकृति ने किया है, उसमें मानव का कोई सहयोग नहीं है। जो अपने आप उगी हुई वनस्पतियाँ होती हैं जिसमें मानव का कोई सहयोग नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो प्रकृति से उगी हुई होती हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, और कहाँ-कहाँ हैं, ये सारा हम इस टॉपिक के अंदर पूरा पढ़ेंगे। आज प्राकृतिक वनस्पति का ये जो टॉपिक है, ये इसमें आज हम कंप्लीट कर देंगे, हैं। तो फ़ोकस होके बैठना ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मैं इस मुझसे जितना मैक्सिमम हो रहा है ना, मैं हर टॉपिक के अंदर लेके आ रही हूँ ताकि आपका कंटेंट लेके आ रही हूँ ताकि आपका कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर से ना छूटे। शुरुआत करते हैं। पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं, मतलब पौधों का जो समूह होता है ना उसे हम वनस्पति कहते हैं। वनस्पति यानी पूरा समूह है। सारी प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं ना, सारी प्रकार की A to Z, उनका जो समूह होता है उसको हम वनस्पति कहते हैं। वनस्पति यानी सारे प्रकार के जो सारी प्रकार की जो वनस्पति है उनका समूह है। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। कायिक संरचना व पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे स्वयं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समूह है जिसमें लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसके अंदर सारा सब कुछ जो होता है वो प्रकृति अपने अपने हिसाब से, जैसा प्रकृति उनको बोती है वैसे ही वो उग जाते हैं। मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति को, उस भाग को अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में जो है काफी सारी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती हैं और पश्चिमी घाट व अंडमान निकोबार द्वीपों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव, राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पतियों की पर्याप्त क्षेत्रीय विविधता है। मतलब भारत के अंदर सब जगह अलग अलग मौसम और अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इसकी वजह से यहाँ की वनस्पतियां भी अलग अलग हैं। हिमालय क्षेत्र में अलग टाइप की हैं और पश्चिमी और पूर्वी जो तट है वहाँ पे अलग टाइप की बात है, मरुस्थल में अलग टाइप की, और जो मध्य भारत है वहाँ पे अलग टाइप की है, पाई जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में वनों का उपयोग मनुष्य अपने हित में करता है, मतलब मनुष्य अपने हित के लिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसका करता है, इसलिए वनों का अत्यधिक महत्व है। परंतु एक सीमा से अधिक दोहन दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाता है, मतलब लिमिटेड तक आप उनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर वो दोहन होता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। लालच का अगर आप करोगे तो आप पूरी प्रकृति को नष्ट कर सकते हो, जैसा कि अभी हो रहा है ना कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया मनुष्य ने, इसीलिए देखो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है अभी है क्या, मतलब बारिश के टाइम में गर्मी आ रही है, गर्मी के टाइम में बारिश आ रही है, सर्दी के टाइम में गर्मी हो रही है, गर्मी के टाइम में सर्दी हो रही है, चेंजेस हो रहा है परिवर्तन के मौसम के अंदर। इसलिए वनों का अत्यधिक महत्व है, परंतु एक सीमा से अधिक दोहन उपयोग की श्रेणी में आ जाता है। आधुनिक युग में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मनुष्य के दैनिक आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। फलस्वरूप आर्थिक उद्देश्य से वनों के बड़े पैमाने पर दोहन वन विनाश की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, और आवश्यकता बढ़ रही है तो वनों का दोहन भी ज्यादा हो रहा है। वनोन्मूलन का दुष्प्रयोग समस्त जीवमंडल पर पड़ता है। वनों का उन्मूलन होगा तो इसका प्रभाव पूरे जीवमंडल पर अकेले मनुष्य पर नहीं पड़ेगा, पशुओं पर भी पड़ेगा, परिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ेगा, पक्षियों पर भी और जीव जंतुओं पर भी, सब पर पड़ता है। जो भी जीवित चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर, तब जब मतलब सजीव हैं, उनके सबके ऊपर इसका असर पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? तो ये देखिए, उष्णकटिबंधीय पतझड़, ये वाला जो हिस्सा है ये
ये सारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ है। वेलांचली अनूप वन, वेलांचली, ये वाला है अनूप वेलांचली वन, ये वाला। उसके बाद में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये वाला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां, ये है कांटेदार झाड़ियां, यहाँ यहाँ उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन तो ये लक्षद्वीप, महासागर, अंडमान एंड निकोबार। तो कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5 प्रकार के हो गए। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें पढ़ेंगे भारतीय प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन पहला है। ये वन 200 सेंटीमीटर से उष्णकटिबंधीय, यानी ये उष्ण जो कटिबंध है उसके सदाबहार वन है, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंध में वो वाले वन जो सदा हरे भरे रहते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय हवादार। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों से मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री, शिलोंग, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों का सोलास वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोलास वन से जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष मेहोगनी, रोजवुड, अबनुस, जारुल, बांस, बेत, चिनकोना और रबड़ आदि हैं। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये दूसरा वन है? उष्णकटिबंध के अंदर आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंध में आता है और आर्द्र पर्णपाती वन है। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भागों, शिलोंग क्षेत्रों के सहारे भांबर व तराई प्रदेश हैं। कौन से हैं? भांबर व तराई प्रदेश। विशेष रूप से मानसूनी वन है। यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खेर, त्रिफला व चंदन है। कौन से हैं इनके मुख्य वृक्ष? सागवान, एक मिनट, सागवान, शीशम, आम, महुआ, बांस, खेर और त्रिफला व चंदन है। ये सभी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान हैं। उष्णकटिबंधीय तीसरा वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध में स्थित है ये और शुष्क पर्णपाती वन है। ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। क्या मिलता है? ऊंचे पेड़ों का जो है अभाव मिलता है तथा 70 से 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पे ये वन पाए जाते हैं। शुष्क सीमांत क्षेत्र के ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदले जाते हैं, मतलब कटीले वन और झाड़ियां यहाँ मिलती हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या, मतलब ज्यादातर चराई यहाँ की जो है वो बड़ी समस्या है। वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। कटीले वन, नेक्स्ट है कटीले वन। कटीले वन व झाड़ियां, ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान व पंजाब के उन भागों में मिलते हैं। ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब जहां पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पे ये वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुन्नूल तक ये पठार के मध्य भाग में अंदर चंद्राकार पेटी में भी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये? मध्य प्रदेश के इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक, मध्य प्रदेश का इंदौर जो वहां से आंध्र कुर्नूल तक ये, और अर्ध चंद्राकार पेटी में मिलती है। किसमें? अर्ध चंद्राकार जो पेटी होती है उसमें मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां बबूल, खेर, खजूर, नागफनी व कैक्टस है। कौन से हैं वनस्पति? बबूल, खेर, खजूर। बबूल, खेर, खजूर, नागफनी व कैक्टस यहाँ के मुख्य पौधे हैं। पर्वतीय वन, चूंकि ऊंचाई, पर्वतीय वन चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु दशाओं में विशेषकर तापमान में, वर्षा में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे श्रीनगर का मौसम में और अरुणाचल के मौसम में और उत्तराखंड के मौसम में बहुत परिवर्तन है, जबकि मध्य भारत और दक्षिण भारत के मौसम में वो बहुत ज्यादा परिवर्तन है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान कम होता जाता है और वर्षा में परिवर्तन होता जाता है। इसलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में भी क्रमिक परिवर्तन दिखता है। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्ण कटिबंध से लेकर के अल्पाइन वनस्पति तक मिलती हैं। 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं, मतलब 1500 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहां तक पर्णपाती वन मिलेंगे। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी सदाहरित वन मिलते हैं। कौन से? कोणधारी सदाहरित वन मिलते हैं जिनके वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती है। कैसी होती है? वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती हैं। यहाँ देवदार, स्यूस, सिल्वर फर, चिड़ आदि छोटी व
सूच्याकार पत्तियों वाले वन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? देवदार, स्यूज, सिल्फर, चिड़ आदि और छोटी सूच्याकार पत्तियों वाले वन मिलते हैं यहाँ पे है। फिर जवारीय वन, ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलता है। ज्वारीय वन कौन से? जहाँ पे नदियों का ताजा जल जो होता है वो समुद्री जल से मिलता है, वहां पे ये वन मिलते हैं। यह परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के, कहाँ पे? गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं। यहाँ प्रमुख वनस्पतियां मैग्रोव, सुंदर और केजुरिना, मैग्रोव, सुंदर और केजुरिना केवड़ा व बेदी के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं? मैग्रोव सुंदरी केजुरिना केवड़ा बेदी के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण। विभिन्न प्रकार के वन समूह जो उनका विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण, वनावरण मतलब अनेक वन समूह का वनावरण में क्षेत्रफल, कितनी कितने क्षेत्रफल के अंदर कौन कौन से वन समूह पाए जाते हैं, ये चीज यहाँ दे रखी है। कौन कौन से वनों के अंदर कौन कौन से वन समूह पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आंध्र प्रदेश, आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जो है वो 23,888 में, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध आर्द्र, ये आर्द्र सदाबहार है, ये अर्ध आर्द्र सदाबहार है 63,886 में। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, नम पर्णपाती 1,33,183 में। तटीय व ज्वारीय वन 5,611 के अंदर। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 2,80,580। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 13,755 में क्षेत्रफल में। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो 801 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर पाए जाते हैं, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी ऊपरी पत्ती पर्णपाती 31,017 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जो है ये 18,108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 138 वन में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। 11 माउंटेन आंध्र समशीतोष्ण, ये 19,445। हिमालयन वन समशीतोष्ण वन 29,815। हिमालयन शुष्क समशीतोष्ण वन 14,487। उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन 12,498। नम अल्पाइन वन एवं झाड़ियां 534। शुष्क अल्पाइन एवं झाड़ियां 2,082। टोटल है कुल 6,39,884। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, सेम कंडीशन है सबकी। भारत में 8 वनस्पतियां कौन सी है? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, सिंधु मैदान क्षेत्र, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, लक्षद्वीप। 8 वनस्पति क्षेत्र है, यानी 8 वनस्पति जो क्षेत्र है। वनस्पति कितने क्षेत्र हैं भारत में? तो 8 हैं। तो 8 कौन कौन से हैं? ये इधर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। वो पश्चिमी हिमालय, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गंगा मैदान, सिंधु, गंगा मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है स्थापना 13 फरवरी 1980 के अंदर इसकी स्थापना सर जॉर्ज किंग, मुख्यालय सर जॉर्ज किंग ने की थी। कब की थी? 13 फरवरी 1990 के अंदर। 1890 के अंदर, उल्टा हो गया 1990, सॉरी है। 13 फरवरी 1890 में स्थापना सर जॉर्ज किंग ने की। मुख्यालय कोलकाता में, क्षेत्रीय कार्यालय 9 है इसके, क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो 9 है। इसका जो मुख्यालय वो कलकत्ता में। इसकी स्थापना जो है वो 13 फरवरी 1890 में हुआ, और सर जॉर्ज किंग ने जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या थे इसके? उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य थे देश के पादप संस्थानों का अन्वेषण और पौधों की प्रजातियों के आर्थिक महत्व की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की जाए। किसके द्वारा की जाए? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की जाए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा 1954 में इसका पुनर्गठन किया। वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश की दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों का सूचीकरण तथा संरक्षण की कार्यान्वयन नीतियों को विकसित करता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे भंगूर, पारितंत्रों और सुरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैवमंडल रिजों का अध्ययन करना है। क्या है? वन्य अभ्यारण्य जैसे भंगूर, पारितंत्रों और सुरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैवमंडल और रेंजों का अध्ययन करना है। क्षेत्र विस्तार, वनस्पति वितरण, कौन से क्षेत्र में कितना विस्तार है और कौन कौन सी वनस्पति वहां पे पाई जाती है।
हाँ, तो पश्चिमी हिमालय जो है, हमने 8 अभी वनस्पति ज़ोन 8 पढ़े ना अभी, वनस्पति छात्र क्षेत्र 8 क्षेत्र पढ़े अभी हमने। उनमें से कश्मीर से कुमायूं तक का है। शीतोष्ण कटिबंध भाग, इसके अंदर चिड़, देवदार, शंकुधारी और वृक्ष व चौड़ी पत्ती वाले शीशम वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र, ये ऊपरी क्षेत्र, देवदार, श्वेत भोज वृक्ष का व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, सिक्किम से पूर्वी दार्जिलिंग तक, शीतोष्ण क्षेत्र, ओंक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी मेहनत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी, इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। फिर है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के मैदान। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियां मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी क्षेत्र, इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र, भारतीय समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियां के वन है। मालाबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय तट, घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं। नारियल, सुपारी, काली मिर्ची, कॉफी, चाय, रबड़ आदि पाए जाते हैं। कहाँ पे? मालाबार जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे। अंडमान क्षेत्र, अंडमान क्षेत्र के अंदर इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तट व अल्पाइन जंगलों की अधिकता पाई जाती है। भारत के 8 प्रमुख वनस्पति क्षेत्र जो हैं। वन, वन से आप क्या समझते हैं? वन से अभिप्राय क्या समझते हो आप? वन से, वन से अभिप्राय एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित हो और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता व पर्यावरण में सुधार करता हो। इसके अंतर्गत वृक्ष, झाड़ियां एवं फूल आदि के पौधों को सम्मिलित किया गया हो। वन का मतलब ये है कि वहां के पूरे अनावरण को उसने ढका हुआ हो अपनी झाड़ियों से और अपने वनों से, और इसके अंदर झाड़ियां, वन तथा सब सारी चीजें उसके अंदर आती हूँ। इसके अंतर्गत वृक्ष, झाड़ियां, फल आदि सारे सम्मिलित किए जाते हैं। यदि वृक्षों का विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाए तो उसे बाग कहते हैं। अगर सिर्फ फलों के लिए लगाया जाता है तो उसे बाग कहा जाता है, और यदि यह बाग छोटा और खुला है तो इसे उपवन कहा जाता है। वन अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है तथा आर्थिक विकास में इनका विशेष योगदान है। वन केवल परिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन जो परिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन में भी रोकथाम करते हैं। वायु प्रदूषण को रोकते हैं और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं वन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। वन एवं वनस्पति में अंतर। वन और वनस्पति में अंतर क्या होता है? वन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वन, और वनस्पति का मतलब होता है सारी वनस्पतियां। वन तो एक एक स्पेशल उसके लिए भी हो सकता है। वनस्पति का मतलब सारी वनस्पतियां उस वन में हो। वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों को ढका हुआ होता है। एक विशाल प्रदेश जो वनों, झाड़ियों और पौधों से ढका हुआ हो। वन से तात्पर्य है घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से। वन से तात्पर्य घने और परस्पर एक दूसरे के निकट स्थित हों। ये एक समान भूदृश्य वाले प्रदान करते हैं। दृश्यावली मतलब एक जैसा नजर आता है। वनस्पति के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुच्चय को समाहित किया जाता है। वनस्पति के अंदर एक विशेष स्थान, विशेष पर्यावरण में उगने वाले एक समुदाय को समाहित किया जाता है। एक समुदाय विशेष जगह पे उगा हुआ हो। वनस्पति के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वृक्षों, घासों, झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत परिस्थिति में पाए जाने वाले वृक्षों, झाड़ियों और क्या कहते हैं घासों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति किसी एक प्रदेश की मिश्रित भूदृश्यावली प्रदान करती है। वनस्पति किसी एक प्रदेश की मिश्रित भूदृश्यावली मतलब सारे पेड़ पौधे होते हैं उसको प्रस्तुत करती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, 21 दिसंबर 2024 को 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वो है। विभिन्न राज्य संघ शासित प्रदेशों में नामकरण एवं वृक्षारोपण, ये टेबल भी मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। क्यों पढ़ा दे रही हूँ? कि वन स्थिति रिपोर्ट इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट चेंज होती रहती है। तो अभी जो नई आएगी ना वो आएगी एग्जाम के अंदर, वो पढ़ना। आप उसको पुरानी वाली को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नहीं, हर 2 साल में आती है तो ये नहीं आ जाएगी अभी नहीं, वो तो पहले की है, इसलिए वन स्थिति रिपोर्ट नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। वो पीपीटी वाले ने गलती से लगा दी, मैंने उसको बोला भी था लेकिन वो नींद में रहता है हमेशा। हाँ तो वो कर देता है। इसलिए अब उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अभी जो नहीं आए वो या तो मैं पढ़ा दूंगी यहाँ पे या फिर आप लोग पढ़ लेना।
हाँ, और अगर समस्या हो तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूँगी। हाँ, ये है विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेशों में वनावरण वृक्षारोपण, यानी कौन-कौन से टेबल है ये, अगर याद करोगे तो ठीक है, इट्स ओके। और नहीं बोलो ना मेरे पीपीटी वाले का अगर बस चले ना, तो आप लोगों को पीएचडी करा दे, वो सही बता रही हूँ। और उनको पता है अगर मैं पीपीटी बना के डाल दूँगा तो मैडम को पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, और वो पढ़ाएँगी। तो बच्चे कुछ ज़्यादा सीखें, वो ज़्यादा बेटर है जाए इसके बजाय कि क कम सीखें। तो ज़्यादा सीख के जाए, जो उसमें से क्वेश्चन्स पढ़ेंगे, और क्वेश्चन्स पढ़ेंगे तो फिर मैडम ने वो वीडियो निकाल के उसके साथ लगाएगी कि ये देखो ये क्वेश्चन आया है, मैंने ये यहाँ कराया था। इसलिए मेरा पीपीटी वाला आपको पीएचडी कराने के चक्कर में है। चलो ठीक है, हाँ, चूँकि एक टेबल बहुत बड़ी है और सभी राज्यों की विस्तृत डेटा है, मैंने इसे ठीक उसी तरह से नीचे प्रस्तुत किया है। ओके, हाँ। राज्य संघ शासित प्रदेश, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना, वनावरण कितना, कुल वनावरण परिवर्तन, वृक्षारोपण क्षेत्र, वृक्षारोपण परिवर्तन, कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण है। आंध्र प्रदेश के अंदर भौगोलिक क्षेत्र 1 लाख कितना है, ये पूरी आप देख लो। अब इसको पढ़ाना क्या है, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब राज्य के नाम दे रखे हैं और आंकड़े दे रखे हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, हैं? और वनावरण कितने क्षेत्र में है, कुल वनावरण में परिवर्तन हुआ है वो कितना है, वृक्षारोपण क्षेत्र कितना है, वृक्षारोपण परिवर्तन कितना है। तो ये आंकड़े अगर आपसे याद होते तो ठीक है, नहीं होते ना रहने देना, क्योंकि आंकड़े तो आएँगे भी, तो कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा, इतने आंकड़े मुश्किल है थोड़ा-सा। सर्वे बहुत है आंकड़े याद करने के लिए, बजट बहुत है याद करने के लिए, अब ये भी समस्या है, क्योंकि पूरा दे रखा आंकड़े-आंकड़े दे रखे हैं इसमें पूरे में देखो। इतना-इतना कहाँ से याद होगा? ये याद कर लेना, ये जो मेजर वाला है ना, ये याद कर लेना। ये आंकड़े, ये देख ली, ये आंकड़े हैं। अगर होते हैं देख लेना, एक बार नज़र मार लेना सरसरी नज़र। ये करा देती हूँ थोड़ा-सा। 18वीं भारत की वन रिपोर्ट। क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का प्रतिशत, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत, हैं? 2022 में, 21 में, 2021 में, 2023 में, 2023 में, मतलब 2023 को 2021 से कंपेयर किया गया है। और 2023 वाला 21 वाला भी आए तो गानी 24, 25, 26 चल रही है अभी। एनीवेज़ करा देती हूँ, लेकिन कर लिख दी, पीपीटी डाल दी तो। वनावरण इतना, वृक्षारोपण इतना, कुल वनावरण और वृक्षारोपण, झाड़ियाँ, गैर वन, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल के अंदर, क्षेत्रफल प्रतिशत के अंदर वनावरण इतना है, वृक्षारोपण इतना प्रतिशत के अंदर, कुल वनावरण, वृक्षारोपण, झाड़ियाँ, गैर वन क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र। और फिर क्या कहते हैं, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के अंदर, वर्ग किलोमीटर में इतने वर्ग किलोमीटर वनावरण है, वृक्षारोपण इतने किलोमीटर क्षेत्र में, कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण इतने वर्ग किलो क्षेत्र में, झाड़ियाँ, गैर वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, वनावरण में, वृक्षारोपण में इतना है, कुल वनावरण में इतना है, और झाड़ियों में इतना है, गैर इतना है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र इतना है। ये याद कर लेना, ये चीज़ें आती हैं, हैं? इनको याद करना है अच्छे से, हैं? सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वनावरण जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ जो है 55,812 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले क्षेत्र, इसमें सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, लक्षद्वीप 51.33%, मिज़ोरम 85.43% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62% है। सर्वाधिक वृक्षारोपण क्षेत्रफल वाले जिले 2023 के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र 14,524 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 10,841 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 8,950 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृक्षारोपण क्षेत्रफल वाले राज्य 2023 में चंडीगढ़ 18.58%, दिल्ली 11.87%, केरल 7.48 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षारोपण क्षेत्रफल वाले राज्य, वनावरण और वृक्षारोपण दोनों के जो राज्य हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश 85,724 और अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षारोपण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य मध्य प्रदेश 612.41 वर्ग किलोमीटर, और कर्नाटका 459.36 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख 159.26 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 559। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य मध्य प्रदेश 300
71.54 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 138.66 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 100.42 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण एवं वृक्षारोपण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 152 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य, ये आंकड़े हैं जो आपको एज इट इज याद करने होंगे, और जो इस सर्वश्रेष्ठ वाले जो राज्य हैं उनको भी आपको एज इट इज याद करना होगा। तो पश्चिमी बंगाल 19.16 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1164.6 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 608.29 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में 2021 की अपेक्षा 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर है, वृक्षारोपण 1259 वर्ग किलोमीटर हुई है। भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर अधिक। तो ये आंकड़े हैं जो आपको एज इट इज याद करने होंगे। जैसे कि सर्वे के अंदर आंकड़े होते हैं, बजट में आंकड़े होते हैं जो आपको एज इट इज याद करने होते हैं, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। सेम स्थिति यहाँ है। वनों का वर्गीकरण, वनों को कितने प्रकार से बांटा गया है और किस किस आधार पर? प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है, भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण किया गया, व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण, और गठन अथवा बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। इस उपयोगिता के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया, औसतन वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया। इस तरीके से वनों को 5 प्रकार से बांटा गया है, और इस प्रकार वनों को 5 हिसाब से बांटा गया है। 5 हिसाब से मतलब आरक्षित वन, आरक्षित वन कौन से वन होते हैं? ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं, और वनों की लकड़ियों तथा मवेशियों चराने के लिए लोगों का प्रवेश वर्जित है। देश का कुल 53 वन प्रदेश इस वर्ग में आता है, मतलब इसके अंदर आप लकड़ियां एकत्र नहीं कर सकते, आरक्षित है, सरकार के द्वारा आरक्षित किए हुए हैं कि आप में इसमें लकड़ियां नहीं सकते और मवेशियों को चरा नहीं सकते। 53% जो वन है वो इसके अंदर आते हैं। फिर है संरक्षित वन, ये वन सरकार की देखरेख में रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ईंधन के लिए लकड़ी इसमें ले सकते हैं। संरक्षित जो वन होते हैं ना, ये सरकार के द्वारा संरक्षित होते हैं, लेकिन आप इसमें मवेशी चरा सकते हो और लकड़ियां ले सकते हो, तो चराने की अनुमति दी गई है। परंतु इसमें शर्त है कि वनों के किसी तरह का गंभीर नुकसान नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है। देश के कुल 29% तक जो वन है वो इसके अंदर अंतर्गत है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वनों में वृक्षों को काटने और मवेशियों को चराने कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब अवर्गीकृत जो वन है, ये देखिए इधर, अवर्गीकृत जो वन है इसके अंदर मवेशियों को चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, और 18% जो वन है वो इस भाग में आता है। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुसार वन कितने प्रकार के हैं? तो राज्य वन, वाणिज्य वन और निजी वन। राज्य वन, ये वन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 94% जो प्रतिशत है वो राज्य वनों के अंदर आता है। उसके बाद में है वाणिज्य वन, इन वनों का स्वामित्व तथा प्रशासन स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड और ग्राम पंचायतों के अधीन होता है। देश का लगभग 5% इस वर्ग के अंतर्गत आता है। फिर है निजी वन, इन वनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, ये देश के कुल वन प्रदेश का 1% हिस्सा होती है। कितना होते हैं निजी वन? यानी किसी निजी आदमी या निजी कंपनी या निजी स्वामित्व वालों के हाथ में होता है। इसका 1% जो देश का जो 1% वन है वो इसके भाग में आता है। व्यापारिक आधार पर आधारित वनों का वर्गीकरण, व्यापारिक आधार पर मतलब ये विपण्य, अविपण्य वन है, ये अभिगम्य वन होते हैं, अर्थात इन वनों में आवागमन आसान होता है। देश का लगभग 82% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत आता है? 82% जो वन है वो इसके अंतर आता है देश का, इसमें आवागमन कर सकते हैं, आवागमन आसान होता है। उसके बाद में है अविपण्य, ये अभिगम्य वन नहीं होते तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं, ये स्थलाकृतियां सुगम नहीं होती। देश का लगभग 18% वन प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। कितना? 18% जो देश का है वो अविपण्य, नॉन मर्चेंटेबल जो वन है वो 18% है देश के। उसके बाद में है गठन अथवा बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण। गठन यानी इसको गठन किसने किया और उनकी बनावट कैसी, इसके आधार के ऊपर। तो बनावट के आधार पर तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर भारतीय वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। शंकुधारी वन, ये शीतोष्ण वन है जो देश के लगभग 6.5%। कौन से है? शंकुधारी वन है जो देश के शीतोष्ण वन है, शीतोष्ण वन है जो देश के 6.5% वन प्रदेशों को अधिकृत करते हैं। शंकुधारी जो वन है 6.5% वनों को ये कवर करते हैं। चौड़े पत्ते वाले वन, ये उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण मानसूनी वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण जो वन होते हैं, ये देश का लगभग 94% इसके अंतर्गत आता है। कितना आता है?
94% आता है। और ये प्रदेश मैदानी, पठारी, पर्वतीय प्रदेशों में पाते हैं। कहाँ? मैदानी में भी, पठारों में भी और पर्वतीय में, तीनों जगह पर ये वन पाए जाते हैं। और उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, यानी उपयोगिता के वन, इस वर्ग में देश के कुल 58% वन आते हैं। कितने प्रतिशत? 58% आते हैं। संभाव्य उपयोगी वन, ये ऐसे आरक्षित वन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। देश का कुल 22% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। कितना आता है? 22% वन जो है वो उसके अंतर्गत आता है। अन्य वन, इस वनों का उपयोग कर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश का कुल 20% वन प्रदेश वर्ग के अंतर्गत आता है। औसतन वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण, मतलब जो वर्षा होती है ना देश में, इसके आधार पर वनों का वर्गीकरण कितना है। तो औसतन वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को LD स्टेप द्वारा निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया: सदाबहार वन, मानसून वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। सदाबहार, मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन। औसतन वार्षिक वर्षा के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है इनको। वनों के कार्बन संग्रहण, वनों में कार्बन संग्रहण, कार्बन पूल्स इन फॉरेस्ट, जीवित बायोमास, भूमि के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग जिनमें तना, शाखा, छाल, बीज तथा पत्तियां शामिल हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवित बायोमास के अंतर्गत वृक्षों की जीवित जड़ों के समस्त बायोमास शामिल है। कौन से है? अंतर्गत वृक्षों की जीवित जड़ों के समस्त बायोमास शामिल है। मृत जैव पदार्थ, मृत यानी मृत काष्ठ लकड़ी, समस्त अजीवित लकड़ी जो भूमि पर खड़ी अथवा पड़ी हो। कचरा, समस्त आजीवित बायोमास को विघटित की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा हो। कचरा जो होता है, जो असमस्त अजीवित बायोमास को विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा हो। फिर है मृदा जैविक पदार्थ, जैसे खनिज, जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन है। मृदा क्या है? वो हमने इसी के अंदर मृदा एक जैविक कार्बन है। वनों की उपयोगिता, वनों को हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? मतलब वन हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं? वनों की जो लकड़ी होती है, कौन सी वन की, कौन से पेड़ की लकड़ी किस चीज के लिए यूज आती है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन सा वन कहाँ यूज आता है। शीशम, रोडवुड, जिसका विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मध्य फैले प्रायद्वीपीय पठार व तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखा जा सकता है। इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, तख्ता व सजावटी प्लाईवुड बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? फर्नीचर, तख्ता व सजावटी प्लाईवुड के लिए इसका किया जाता है उपयोग। किसके? शीशम का। गुर्जन, यह प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के सदाबहार वनों में पाई जाती है। इसकी लकड़ियां हल्के लाल और भूरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? हल्के लाल और भूरे रंग की इसकी लकड़ियां होती हैं। इसका उपयोग पैकिंग, पेटी और चाय के डिब्बों, फर्श, माल डिब्बों, घरों के भीतर निर्माण आदि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? 1 मिनट जरा। ये क्या आ गया बीच में? पता नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। नेक्स्ट है तेलसुर अथवा इरुप्पू। यह एक प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, इसके नाम से पता लग रहा है कि साउथ के अंदर है। यह प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अंडमान एवं निकोबार में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नौका पुल, खूटा पाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक, ढेला गाड़ी तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? तेलसूर अथवा इरुप्पू जो लकड़ी होती है उसका उपयोग है। उसके बाद में है तून। यह विशेषकर हिमालय के निचले भाग अर्थात गिरिपाद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय की जो गिरिपाद भाग होता है उसमें ये पाया जाता है। यद्यपि इसकी लकड़ी बहुत ठोस होती है, फिर भी ये टिकाऊ है। इसका उपयोग सॉरी इसका उपयोग मुख्य रूप से चाय के डिब्बों, खिलौनों और फर्नीचर, किसके लिए? चाय के डिब्बे, खिलौनों और फर्नीचर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तेंदू, डायोस्पोरोसिस मेलनाक्सिलोन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है तेंदू का। डायोस्पोरोसिस मेलनाक्सिलोन इसका है। यह प्रमुख रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट, गोवा तथा महाराष्ट्र के शुष्क सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्के धुंधले पीले रंग की होती है जिसमें काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इसमें कीड़ों के आक्रमण के लिए प्रतिरोध क्षमता होती है। इस प्रकार की लकड़ी विशेषकर नक्काशी तथा सजावट के लिए उपयोग होती है। किसके लिए? विशेषकर नक्काशी तथा सजावट के लिए उपयोगी होती है। नाहर, यह असम तथा मालाबार तट में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस तथा टिकाऊ होती है। इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, खूंटा, नौका आदि बनाने में किया जाता है। पुन, यह पश्चिमी घाट, केरल, नीलगिरी और तमिलनाडु
पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, मजबूत और टिकाऊ होती है तथा इसे आसानी से पक्का बनाया जा सकता है। भारतीय सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण स्थापना 19 जून 19 भारतीय वन सर्वेक्षण जो उसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी और मुख्यालय देहरादून के अंदर है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 4 हैं, जो कौन से हैं? शिमला, बेंगलुरु, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में। कार्य देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों के संबंधी सूचना व आंकड़े एकत्र करना। क्या करना है? देश के वन संबंधी सूचना व आंकड़े एकत्रित करना। अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा ये अधीन है। और प्रकाशन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इसके प्रकाशित करता है। प्रथम प्रकाशन वर्ष 1987 है। स्वरूप प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन एवं क्षेत्र का मूल्यांकन सुदूर संवेदन उपग्रह के आंकड़ों का डिजिटली विश्लेषण करके प्रकाशित करता है। इसका स्वरूप क्या है? ये प्रत्येक दूसरे वर्ष देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन सुदूर संवेदी उपकरण के आंकड़ों को डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करता है। जो वन रिपोर्ट आती है ना दूसरे साल, वो यही प्रकाशित करते हैं। मानसून वन की लकड़ियां। मानसून वन की कौन कौन सी लकड़ियां हैं? इसमें सखुआ, साल, सोरिया जो है, रोबोस्ट, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। लकड़ियों के जो वैज्ञानिक नाम है वो भी याद कर लेना, जैसे सखुआ, साल, सोरिया, रोबुस्ट। उसके बाद में सागौन, टिक्टोनिक ग्रैंडिस, सीसम, दलबेर्जिया सीसो। यह अर्ध सखुआ, यह अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के दारंगा तथा मेघालय तक विस्तृत है। इस वृक्ष की लकड़ी भारी, ठोस तथा टिकाऊ होती है। क्या होती है? इसकी लकड़ी भारी, ठोस तथा टिकाऊ होती है। जो खूंटा, दरवाजे, हरित तख्ता व रेलवे स्लीपर निर्माण में आती है। खूंटा, दरवाजे, हरित तख्ता तथा स्लीपर रेलवे की स्लीप के जो डब्बे होते हैं ना रेलवे के, वो बनाने के काम में आती है। उसके बाद में सागौन। सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिक टेक्टोना ग्रैंडिस। टिक टेक्टोना टिक टेक्टोना ग्रैंडिस 2 4 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है सागौन। मानसूनी जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है। मानसूनी जो जलवायु, अपने भारत में मानसूनी जलवायु है तो इसका सबसे प्रमुख वृक्ष है। पूरी एवं प्रमुख वृक्ष ये है। प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहाँ? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, राजस्थान तथा हिमालय के पदगिरी प्रदेशों में पाया जाता है। इसे बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग दरवाजे, अलमारी और फर्नीचर बनाने में आता है। कहाँ आता है? दरवाजे, अलमारी व फर्नीचर बनाने के काम में आता है। शीशम, इसको दलबेजिया शीशो कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है शीशम का, वह दलबेजिया शीशो है। और ये हिमालय के प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, जम्मू कश्मीर का से लेकर असम तक का जो 1500 मीटर का भाग है, वहाँ पे इसकी ऊंचाई वाले स्थानों तक पाया जाता है। कहाँ से? 1500 मीटर तक। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस वृक्ष की मजबूती, लचीला और टिकाऊपन के कारण इस वृक्ष को लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर, वाद्य यंत्रों तथा कृषि उपकरणों आदि के लिए किया जाता है। और हल्दू, यह पूरे मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। क्या है? हल्दू एक लकड़ी का नाम है जो मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। इसकी लकड़ी ठोस, टिकाऊ व हल्के रंग की होती है। इस लकड़ी का उपयोग खिलौने बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है। किसके लिए? खिलौने बनाने तथा नक्काशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर पलास, इसका विस्तार क्षेत्र मुख्यतः छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी विभाग, छोटा नागपुर, पठार, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी विभाग तक है। इस वृक्ष के पत्तों को लाख के कीड़ों को पाला जाता है। इस वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर लाख के कीड़ों को पाला जाता है। लाख की जो चूड़ियां बनती है ना, आपने देखी होंगी, खास करके लड़कियों ने देखी होंगी लाख की चूड़ियां। लड़कों ने भी देखी होंगी, उनकी माताएं पहनती होंगी, बहनें पहनती होंगी। यह मानसूनी वन का एक प्रमुख वृक्ष है जिसका उपयोग कृषि उपकरण तथा बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। किसके? कृषि के जो उपकरण होते हैं ना, जैसे हल होता है, हल काठ का बना हुआ होता है, ऊपर से है। और क्या कहते हैं, बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बैलगाड़ी भी तो कृषि के लिए उपयोग में यूज किया जाती है। उसके महुआ, मथुका इंडिका, ये जो इसका वैज्ञानिक नाम है महुआ का, वैज्ञानिक नाम है मधुका इंडिका। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। इसके फलों का उपयोग तेल निकालने के लिए तथा फूलों का उपयोग शराब बनाने के लिए। इसके जो फल है उनका तेल निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। जो फल है उनसे शराब बनती है। नेक्स्ट है सेमल या सहतूत या मलबरी। इसका वैज्ञानिक नाम है सेमल सहतूत का ही। और जामुन का वैज्ञानिक नाम है साइजीजियम क्यूमिनी। क्या है? साइजीजियम क्यूमिनी। रोज सेमल मुख्य रूप से असम, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है सेमल? असम, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी जो लकड़ी है वह हल्की तथा कोमल होती है। इसका उपयोग खिलौने, पैकेजिंग, पेटी
माचिस तथा प्लाईवुड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खिलौने, पैकेजिंग, पेटी और माचिस की जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी होती है प्लाईवुड की, माचिस की लकड़ी तरह प्लाईवुड आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके फल से प्राप्त कोमल रेशे का उपयोग तकिया और लिहाफ बनाने में किया जाता है। शहतूत प्रमुख रूप से मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। मानसूनी प्रदेश में जो हिंदुस्तान की जलवायु मानसूनी है, इसलिए इसका उपयोग खेलकूद की सामग्री बनाने, हॉकी, क्रिकेट, बैट, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश रैकेट तथा क्रिकेट आदि में किया जाता है। किसका? सेमल का या शहतूत का। जो स्पोर्ट्स में जो औजार यूज किए जाते हैं, हाँ, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, बैट वगैरह इनके लिए किया जाता है। फिर है जामुन, साइजियम क्यूरियम, यह मानसूनी प्रदेश का वृक्ष है। इसकी लकड़ी साधारण रूप से मजबूत होती है। इसका उपयोग घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए, देखिए से लकड़ी के घर भी बनते हैं, तो लकड़ी के घर और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके फल डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करने के अत्यंत लाभ है। डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप यानी बीपी हाई हो जाता है, तो उसके लिए इसके फल ज़्यादा यूजफुल होते हैं। हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले वन की लकड़ियां, हिमालय में वन के मुख्य वृक्ष देवदार, चीड़, पाइन, ब्लो पाइन, सिल्वर, रजत, देवदार, स्प्रूस, अखरोट, वालगन, सफेद भिक्षा, भुर्ज तथा सरू, साइप्रस है। सरू का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइप्रस है। उसके बाद में चिड़, पाइनस चिड़पाइनस लॉन्गिफ्लोसिया, ये वृक्ष हिमालय में जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 900 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर, चाय की पेटी, माचिस तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण के लिए, इसका फर्नीचर, चाय की पेटी तथा माचिस और रेलवे के जो स्लीपर होते हैं उसके लिए किया जाता है। ये वृक्ष से राल, गोंद तथा तारपिन तेल की प्राप्त किया जाता है। देवदार, सेंड्रस देवदार, ये वृक्ष उत्तर पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये वृक्ष मुख्यतः 1500 मीटर से 2500 मीटर के, हाँ, 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। इनका उपयोग हल, फर्श, तख्ता, दरवाजे, खिड़कियां, हल्के फर्नीचर, तख्तों तथा रेलवे स्लीपर आदि के लिए निर्माण में किया जाता है। ब्लू पाइन, यह है पाइनस एक्सेल्सा, यह हिमालय में चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम तक 1800 मीटर के 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ से? हिमालय की जो चुंबी घाटी है वहां से चुंबी घाटी में 1800 मीटर से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह वृक्ष पाए जाते हैं। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, हाँ, और रेलवे स्लीपर का निर्माण करने में किया जाता है। वृक्ष राल तथा तारपिन भी प्राप्त किया जाता है। क्या? राल तथा तारपिन का वृक्ष प्राप्त किया जाता है। रजत देवदार, सिल्वर फर एबीज, यह उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में 2200 मीटर से 13,000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इसकी लकड़ी चिकनी होती है परंतु अधिक टिकाऊ नहीं होती। अधिकांशतः इसका उपयोग तख्तों, पेटी, डिब्बों, काट, कुश्ती, लुगदा तथा माचिस की तितली बनाने के लिए किया जाता है। स्यूस पीसिया मिथियाना, यह पश्चिम हिमालय में 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाने वाला वृक्ष है। इसकी चिकनी सफेद लकड़ी का उपयोग घरों के निर्माण, रेलवे स्लीपर तथा लुगदी बनाने में पैकेजिंग करने के लिए किया जाता है। अखरोट, बालकनट व जुगलस रिजिया, ये अखरोट जो है पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। अखरोट, ये नाम याद करना है, बालनट, जुगलस रिजिया। यह वृक्ष कश्मीर, हिमाचल, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। सूखने पर यह लकड़ी न तो सिकुड़ती है, न ही फूलती व फटती। सिकुड़ती भी नहीं है सूखने पर और फूलती फटती भी नहीं, जो अखरोट की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का उपयोग वाद्य यंत्र, बंदूक के कुंदे तथा कैबिनेट पेटियां बनाने के लिए किया जाता है। किसी वाद्य यंत्र और बंदूक के कुंदे तथा कैबिनेट लकड़ियों के बनाने के लिए, कैबिनेट पेटियों बनाने के लिए किया जाता है। सफेद भिंसा, व्हाइट विलो सेलिक्स अल्बा, सफेद भिंसा। भुर्ज, इंडियन बर्च, सरू, साइप्रस, यह एक छोटा वृक्ष है जो उत्तर पश्चिमी, कौन है छोटा वृक्ष? सफेद भिंसा। ये एक छोटा वृक्ष जो उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। इसकी टहनियों का उपयोग टोकरी बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर पश्चिमी हिमालय मतलब श्रीनगर और कश्मीर में पाया जाता है। इसकी जो लकड़ियां होती हैं उनका उपयोग टोकरियां बनाने के लिए किया जाता है। तो ये लकड़ी क्रिकेट के बैट व खेलकूद की सामग्री भी बनती है। क्रिकेट के जो बैट होते हैं और खेलकूद की सामग्री भी इनसे बनती है। भुर्ज का है इंडियन बर्च, इसका जो हिमालय नाम है भुर्ज का वो है इंडियन बर्च।
ये हिमालय के ऊंचे ढालों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है। हिमालय की जो ऊंचा वाला भाग है ना, ट्रांस हिमालय वगैरह और महान हिमालय, वहां पे ये पाया जाता है। और इसकी जो लकड़ी है धुंधले रंग की होती है। कैसी धुंधले रंग की? जिसकी रचना सीधी होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, प्लाईवुड और रेडियो कैबिनेट बनाने के लिए, किसकी? फर्नीचर, प्लाईवुड तथा रेडियो कैबिनेट बनाने के लिए किया जाता है। सरू, ये मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। सरू जो लकड़ी है जिसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस, सरू का जो लकड़ी का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस। वैज्ञानिक जो नाम है जल्दी से आपको याद होंगे नहीं, इसलिए इनको बार बार 2-4 बार आप अगर बोलोगे, ट्रांसलेट करोगे, समझ में आ जाएंगी हैं। ये मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत व टिकाऊ होती है। जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? फर्नीचर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वन उत्पादन व उनकी उपयोगिता। वन उत्पाद, वनों से हम क्या क्या उत्पाद करते हैं और उन उपयोगिता क्या है? वनों की उपयोगिता क्या है? वन की लकड़ी, इमारती लकड़ी व कास्ट कोयला के अतिरिक्त वन अनेक अन्य उत्पाद प्रदान करने में इनमें बांस, बेत, तेंदुपत्ते, घासें, तेल, लाख, राल, गोंद, रंग, शहद, मोम, सब्जियां, फल, जड़ें तथा अन्य आदि शामिल किए जाते हैं। बांस किसके लिए उपयोग होता है? बांस अधिकांशतः मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? मानसूनी प्रदेश में, जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर के अधिक होती है। इसका उपयोग अनेक उद्देश्य, टोकरी बनाना, छाजन निर्माण, कागज तथा लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। दिसंबर 2017 में भारतीय वन अधिनियम 2027 के संशोधन के बाद, भारत का जो वन अधिनियम है उसको 2027 वाले उसको संशोधन करने के बाद में बांस को वृक्ष की श्रेणी में हटाकर घास की श्रेणी में रख दिया गया। पहले वृक्ष की श्रेणी में था 1927 से पहले, 1927 के बाद में इसको वृक्ष की श्रेणी में अनुसार घास की श्रेणी में कर दिया गया। भारत में 100 से अधिक किस्मों के बांस पाए जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार बांस देश के कुल इतने वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर? 1,0210 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में पाया जाता था। इसका वार्षिक उत्पादन 4 मिलियन टन है। कितना है इसका वार्षिक उत्पादन? 4 मिलियन टन है। और यह 100 से अधिक किस्में, इसकी जो 100 से अधिक किस्में हैं वो भारत में पाई जाती हैं। और जिसका वार्षिक 4 मिलियन टन से इसका वार्षिक उत्पादन भारत के अंदर होता है। किसका? इसका बांस का। बेंती है असम, केरल, कर्नाटका। बेंत जो है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा जम्मू कश्मीर के नव व आंध्र वनों में पाया जाता है। इसका उपयोग ढोर, रस्सी, चटाई, बैग व टोकरी बनाने में किया जाता है। किसमें? ढोर, रस्सी, चटाई व टोकरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बेंत का। तेंदू के पत्ते छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आंध्र प्रदेश प्राप्त की जाते हैं। ये जो नाम है राज्यों के, इनको अच्छे से याद करना, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा जो कहते हैं लकड़ी कहाँ पाई जाती है। इनके जो स्टेट्स के नाम अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। इनका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। किसमें? ओनली बीड़ी बनाने में किया जाता है। हाँ? घास, भारतीय वनों में अनेक प्रकार की उपयोगी घास पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख घासें हैं सवाई आद्र हिमाचल प्रदेश, एलिफेंटा ग्रास असम, सियपर घास उल्लास तथा बन्नी घासें इत्यादि। सवाई आद्र। खसखस घास भरतपुर तथा सवाई माधोपुर का उपयोग गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दों के लिए किया जाता है। खसखस जो घास है वो अलवर और भरतपुर में पाई जाती है, राजस्थान में। और गर्मी के लिए ठंडे पर्दों पर्दे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नींबू तथा अदरक की घासों से औषधियां तथा सुगंधित तेल प्राप्त होते हैं। नींबू, रोसा, नींबू तथा अदरक घासों से औषधि व सुगंधित तेल, औषधियां यानी क्या कहते हैं वो औषधियां मतलब दवाइयां और सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। तेल, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों का उपयोग अनेक प्रकार सुगंधित द्रव्य व तेल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें से प्रमुख है कपूर, लौंग, इलैंग, यूकलिप्टस का तेल, चमेली का तेल, खसखस का तेल, लेवेंडर का तेल, नींबू घास का तेल, पुदीने का तेल, चंदन का तेल और पंचोली का तेल। तेल पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों से कौन कौन से तेल बनाए जाते हैं। का तेल, तारपीन का तेल, जायफल का तेल, चंपा का तेल। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय सितंबर 2022 में तेलंगाना विधानसभा द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को अनुमोदित किया गया था। कौन सा? भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय वो सितंबर 2022 के अंदर तेलंगाना विधानसभा द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय को समर्पित किया गया था। अधिनियम 2022 के अनुमोदित किया गया था। इसके पश्चात भारत में अपनी तरह का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया था। तेलंगाना में इसके पूर्व विश्व स्तर रूस और चीन की 2 ऐसी हैं जहां वन विश्वविद्यालय अस्तित्व में थे। मतलब इनसे पहले जो हमने तेलंगाना में विश्वविद्यालय स्थापित किया था, उससे पहले रूस और चीन ऐसे हैं जिन्होंने तेलंगाना के वन विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। यह विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय होता है। भारत का जो तेलंगाना में है यह विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय, उससे पहले रूस और चीन के अंदर है।
चमड़ा एक केरिया लेका नाम से कीड़े द्वारा स्रावित किया जाता है। चमड़ा जो है ये इसको वैज्ञानिक नाम है स्लैक। यह केरिया लेका नाम से कीड़े द्वारा स्रावित किया जाता है, जो परपोषी वृक्ष जैसे पलास, पिपल, कुसुम, सीसो, कूल, गुल्लर, सीरस तथा बरगद के रस द्वारा पोषित होते हैं। विश्व में लाख उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, मोनोपोली यानी एकाधिकार है। और इसका उपयोग रेशम की रंगाई में तथा चूड़ियां, लाख जो होती है रेशम की रंगाई में तथा चूड़ियां, रंग, युद्ध सामग्री, पटाखे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, मोहरी, लाख, विद्युत रोधक सामग्री, जूतों की पॉलिश, प्लास्टिक ढांचा, स्प्रीट, बेकिंग एनिमल तथा जहाजों के एंटी मोल्टिंग कंपोजिटरी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग रेशम की रंगाई में तथा चूड़ियां, रंग, युद्ध सामग्री, पटाखे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, मोहरी, लाख, विद्युत रोधक सामग्री, जूतों की पॉलिश, प्लास्टिक ढांचा, स्प्रीट, बैंकिंग एनिमल तथा जहाजों के एंटी मल्चिंग कंपोजिट बनाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? चमड़ा स्लैक। ये कोरियाई लेका का नाम कीड़े स्रावित द्वारा होता है। ये परपोषी वृक्ष जो प्लास, पीपल, कुसुम, सीसे, कुल, गुल्लर, सीसरस तथा बरगद के द्वारा पोषित किया जाता है। ये विश्व में लाख उत्पाद में भारत का एकाधिकार है, मतलब इससे लाख का उत्पाद होता है। चमड़ा स्लैक जो है इससे लाख का उत्पाद होता है। राज रेजिन, राज गोंद, चर्म शोधक तथा रंगरंजक। राल या फेनियोरीगेमिक प्रजाति की वनस्पति का निस्त्राव है। ये पीले रंग का ठोस पदार्थ है जो जल में घुलनशील नहीं है परंतु अल्कोहल में घुलनशील है। किसमें? जल में नहीं घुलता लेकिन अल्कोहल में घुल जाता है। हिमालय के शंकुधारी पाइन वनों में राल का एकत्रण वाणिज्य दृष्टि से किया जाता है। हिमालय के जो शंकुधारी वन है वहां पे राल का जो एकत्रण है वो वाणिज्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में तथा कागज एवं कपड़ों को चिकना करने में तथा मोहरी, लाख, लिनोलियम, स्नेहक, रंग और स्नायु बनाने में किया जाता है। गेंद यह बबूल, कैरोब, मैक्सविट। गोंद यह बबूल, कैरोब, मैक्सविट तथा कटीरा गम से प्राप्त होता जाता है। इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में प्रिंटिंग में तथा कपड़ों में परिष्करण में, रंग तथा दवाई बनाने में किया जाता है। चर्म शोधक तथा रंग। चर्म शोधक का उपयोग खालों और चमड़ों में प्रोटीन संकंदन के लिए किया जाता है जिससे प्रतिरोध चमड़े का उत्पादन किया जा सके। हल्के वनस्पति चर्म शोधकों की प्रधानता चमड़ों के उत्पादन में देखी जा सकती है। चर्म शोधक मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष, ठाट, एवरेम, सुमेक, अर्जुन, इंडियन आलमंड, बेर, कुटप्पा, आलमंड, आंवला और चेस्टनट की छालों तथा धुमिया के पत्तों में प्राप्त होती है। कत्था, फल एवं सब्जियां, चारागाह है, वन तथा जलाशय। वनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो यह खैर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। किससे? खैर वृक्ष की लकड़ी से। तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात तथा बिहार में पाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कारखाने बरेली तथा शिवपुरी में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? बरेली तथा शिवपुरी में इसके महत्वपूर्ण कारखाने स्थित हैं। फल एवं सब्जियां, वनों से प्राप्त फल एवं सब्जियां जामुन, बेल, बेर, गुल्लर, कटहल, आंवला, इमली, खिरनी, करौंदा, खंजूर, चिलगोजा, चिंच, मुनगा, चंकुरा, अरवी, रतालू, कान्ही, अकाना, किरची, जारूंगी, सुवा, सहजन, सैडल, मशरूम तथा गुच्छी। चारागाह, वन घरेलू पशुओं के लिए चारागाह होते थे। लगभग 30,000 पेड़ पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवों का आवास भी होते हैं। तो वन तथा जलवायु, जलवायु, तापमान और वृष्टिपात भी प्रत्यक्ष रूप से वनों की मौजूदगी तथा गैर मौजूदगी से प्रभावित होते हैं। यानी जलवायु, तापमान और वृष्टिपात जो है वो भी वनों की मौजूदगी से प्रभावित होते हैं। किसी प्रदेश में अधिक वन होने पर वहां अधिक वर्षा होती है। राष्ट्रीय वन नीति। ब्रिटिश शासित भारत में सन 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे देश में वनों को संरक्षण के लिए नियम बनाए। इनके अंतर्गत मालाबार के पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी पेड़ लगाए गए। इसी दिशा में 1865 और 1878 में वन अधिनियम का निर्माण किया गया और राष्ट्रीय वन नीति 1894 और जब लॉर्ड एलिगन द्वितीय वायसराय बने थे तब सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की और इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई। क्या किया? एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1952 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में
में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। घोषणा की गई नीति के प्रमुख उद्देश्य, मतलब जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1992 स्वतंत्रता के उसकी घोषणाएं कौन कौन सी थी? तो भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास किए बिना अत्यधिक उत्पादन, मतलब भूमि की उत्पादकता और क्षमता का ह्रास किए बिना उत्पादन को बढ़ाना है और वन उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। वन उत्पादों की मतलब कौन कौन से जो उत्पाद है वो वनों के अंदर होंगे, उनकी आपूर्ति कैसे की जाएगी ये सुनिश्चित करना। रक्षा संचार उद्योगों के लिए आवश्यक वन उपज उपलब्ध करवाना। रक्षा संचार है और उद्योगों के लिए आवश्यक जो जरूरी है वनों के जो उत्पाद जरूरी है उनकी पूर्ति करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में 60% क्षेत्र पर एवं मैदानी क्षेत्रों में 20% पर वन सुनिश्चित करना, ताकि न्यूनतम राष्ट्रीय औसतन वन क्षेत्र 33% रह सके। कितना? 33%, औसतन 33% रह सके, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 60% तथा मैदानी क्षेत्रों में 20%। आवश्यकताओं से सामंजस्य रखते हुए अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए वनों का प्रबंधन करना, वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया। इसी कारण वर्ष 1952 में उससे 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टर हो गया है। कृषि फसलों के अंतर्गत 242 लाख हेक्टर की यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की वनाच्छादित भूमि को वृक्ष विहीन करके प्राप्त की गई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 वर्ष 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इसके अंतर प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पारिस्थितिकी संतुलन और पुनर्स्थापना के माध्यम से पर्यावरण का स्थायित्व बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, क्या करना और व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि करना, नदियों और झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना, वन संरक्षण हेतु वन जन सहभागिता में वृद्धि हेतु उचित प्रयास करना, ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्याओं के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य उपजों की पूर्ण सुनिश्चित करना। भारतीय वन सर्वेक्षण क्या है? यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत एक संगठन है। क्या है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो उसके अंतर्गत एक संगठन है। यह यद्यपि यह वर्ष 1965 में प्रारंभ किया गया था, परंतु अपने प्रवर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना 1981। इसका प्रमुख लक्ष्य देश के वन संसाधनों को सर्वेक्षण करना। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई। इसका मुख्य कार्य वन अनुसंधान करना एवं वन अधिकारियों तथा वन रेंजरों को प्रशिक्षण प्रदान करना। वन अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्र हैं: कोयम्बटूर तमिलनाडु, बर्निहाट मेघालय, बेंगलुरु कर्नाटक, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। राज्य वन विकास नीति कौन सी है? राज्य वन विकास नीति राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972 राज्य वन विकास नीति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत ने अनेक राज्यों में वन विकास रिपोर्ट की स्थापना की गई। इन निगमों का मुख्य लक्ष्य वन संपदाओं से जुड़े सरकार के व्यावसायिक हितों की रक्षा करते हुए अपक्षित वन क्षेत्रों की उत्पादकता को पुनः बढ़ाना था। साथ ही साथ किसानों के उनके वन उत्पादों को विपणन की सहायता करना। क्या करना? किसानों के जो वन विपणन है उनके लिए सहायता करना, ये भी उनका कार्य था। किसका कार्य था? राष्ट्रीय वन निगम का है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, राष्ट्र का जो वन प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। IFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई। है एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके? भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्थान निम्नलिखित सेवाओं एवं संस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों की वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय वन सेवा, वन विभाग, वन विकास निगम, वनों से संबंधित उद्योग, ये जो 4 कार्य है ये करता है। वन संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्ष 1988 में इस अधिनियम का संशोधन कर इसे और प्रभावित किया गया है। सामाजिक वानिकी, ग्रामीण क्षेत्र में निवासियों और कृषकों को, कृषि श्रमिकों को चारा, भोजन, फल, रेशो और जैविक उर्वरता जैसी 5 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों के कृषकों, कृषि श्रमिकों को चारा, भोजन, फल, रेशो और जैविक जैसी 5 बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति के स्थानीय स्तर पर कराए जाने तथा पर्यावरण क्षति को कम करने के उद्देश्य से ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने नीति और तत्संबंधित कार्यक्रम को सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। ओके, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? आया समझ में? इसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को उनकी खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया जाता है। समाज की जो खाली पड़ी भूमि है गाँव में, उसके ऊपर वृक्षारोपण लगाइए और जो समाज के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, काम
मिलेगा वहाँ पे, उसके बाद में फल फ्रूट्स मिलेंगे, उनकी जो डेली की जो रूटीन की लाइफ है उसके जो खालीपन है वो पूरा हो जाएगा। तो गाय भैंसों के लिए चारा मिल जाएगा उसके लिए, उनकी खाली पड़ी भूमि। हाँ, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी के निर्धारित लक्ष्य कौन से, सामाजिक वानिकी जो है उसके निर्धारित लक्ष्य कौन-कौन से हैं? तो भूमि संरक्षण एवं मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाना, भूमि संरक्षण और मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाना, उसके बाद में ईंधन और चारा की उपलब्धता वृद्धि कराना, ईंधन और चारा की पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना है जो उसको बढ़ाना है। इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, वृहद वृक्षारोपण द्वारा ग्रामीण और नगरीय भूदृश्यों को सौंदर्यीकरण, मतलब सौंदर्य, अगर ज़्यादा वृक्ष लगाएँगे तो हरियाली बढ़ेगी तो सौंदर्यीकरण बढ़ेगा शहरों का। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था, तब से लेकर वर्तमान तक सामाजिक वानिकी के 3 संगठन तैयार किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तब से लेकर अब तक सामाजिक वानिकी के 3 प्रयोग किए जा चुके हैं, मतलब 3 तरीके से इसको तैयार किया जा चुका है। कृषि वानिकी, इसमें कृषि वन विभाग द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए गए पौधों को अपने खेतों, उनके मेड़ों पर लगाते हैं, मतलब जो सस्ते पौधे होते हैं गाँव के लोगों को दिए जाते हैं, वो या तो जो खेतों के मेढ़े होते हैं ना उनके ऊपर लगाते हैं, मेड़ों पर लगाते हैं। सार्वजनिक वानिकी, वन विभाग द्वारा तीव्र गति से बढ़ने वाले पेड़ों को सड़क, रेल तथा नहरों किनारों, सार्वजनिक क्षेत्रों पर तथा सार्वजनिक वानिकी के अंदर जो पेड़ दिए जाते हैं उनको सड़क, रेल और नहरों के जो किनारे और सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब पेड़ों से जो चीज़ प्राप्त होती है, अगर पेड़ कुछ भी नहीं देता तो भी छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, चाहे वो फल भी ना देगा तो भी है। सामुदायिक वानिकी, ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण, यह सामाजिक वानिकी का स्वयं नियोजन कार्यक्रम है। क्या है? ग्रामीण द्वारा ग्राम समाज की भूमि का वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी का स्वयं नियोजन का कार्यक्रम है। उपयुक्त अभियान की समीक्षारोपण विदित होता है कि सामाजिक वानिकी योजना आंशिक रूप से ही सफल रही। वृक्षारोपण के लिए वृक्षों का चयन व समुचित व्यवस्था नहीं की गई। आवंटित धन का दुरुपयोग, वृक्षों की अवैध कटाई आदि कमजोर व्यापक थी। कृषि वानिकी ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी जिसमें लाभदायक वृक्षों के साथ साथ विभिन्न ऋतुओं की फसलें भी उगाई जाती हैं, कृषि वानिकी संज्ञा से अभिनीत की जाती है। मतलब पेड़ पौधों के साथ में जिस जो सीजन चल रहा होता है उसकी फसलें भी साथ में उगा दी जाती हैं, तो उसे कृषि वानिकी कहा जाता है। इस खेती की पद्धति में सभी प्रबंधन, सिंचाई, उर्वरक, खरपतवार एवं कीटनाशक नियंत्रण एक साथ किए जा सकते हैं। अलग से पेड़ों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब साथ में अगर पेड़ और कृषि लगा दी जाती है तो खेतों के लिए अलग से पेड़ों के लिए अलग से कटाई या खरपतवार या कीटनाशक नहीं छिड़कना पड़ता। जो फसलों के साथ होता है वो उनको भी मिल जाता है। और उत्पादन के रूप में ईंधन की लकड़ी, हरा चारा, छाया आदि उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि का जोखिम घट जाता है और भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। कृषि का जो जोखिम होता है वो भी घट जाता है और भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। कृषि वानिकी के उद्देश्य, वर्षा का प्रभावी उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना, वर्षा का प्रभावी उपयोग करके यानी अधिक से अधिक उत्पादन लेना है। उसके बाद में बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग करना है, यानी बंजर भूमि जो होती है वो कि उसी रूप में आती है कि आप वहाँ पेड़ पौधे लगा देते हो हैं। उसको बेरोजगार व कृषि श्रमिकों जो रोजगार नहीं है, जिन गांव के लोगों को, उनको रोजगार मिल जाता है उसकी सहायता से। पर्यावरण परिस्थितिकी एवं जलवायु, पर्यावरण परिस्थितिकी जो है उसका सुचारू रूप से संचालन हो जाता है और प्राइवेट क्लाइमेट के ऊपर ये जो बैड इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये आजकल जो इतना ओजोन प्रसरण हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, ये सब कुछ नहीं होगा। मौसम जो है, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं तो मौसम भी अच्छा रहता है। कृषि वानिकी के स्वरूप, एग्रो मतलब कौन कौन सी कृषि की जाती है, वानिकी यानी कृषि वानिकी के स्वरूप कौन कौन से हैं, मतलब वनों में हम कौन कौन सी कृषि की जाती है, उसे किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो एग्री सेल्वीकल्चर, फसलों ईंधनों के पेड़ जैसे आलू और पामपलर आदि के लगाया जाता है। और एग्रो के हॉर्टिकल्चर, फसल फल और वृक्ष जैसे मसूर और आंवला। एग्रो सिल्वर पास्चुरल, फसलें पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु। एग्रो हॉर्टी सिल्वर कल्चर, फसलें फल और ईंधन के पेड़। सिल्वी पास्चुरल, पेड़ और चारागाह पशु आदि। खेतों को टिकाऊ बनाने की में कृषि वानिकी अहम भूमिका निभा सकती है। संगठन पद्धतियों के अपनाने से, उचित फसल चक्र नहीं अपनाने से, अंधाधुंध और रसायनों के छिड़काव से, उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से और भू रक्षण आदि से भूमि की उर्वरता घटी है। उर्वरकों का फसल उत्पादन के प्रति उर्वरकों का फसल उत्पादन के प्रति प्रभाव घटा है। उपज में स्थिरता आई है। अतः ऐसी परिस्थिति में कृषि वानिकी ही एक अच्छा विकल्प है, विशेषकर उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन में। इसलिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कृषि वानिकी अपनाने की अत्यंत आवश्यकता तो है ही, अपितु भविष्य में इसकी अच्छी संभावना भी है। वनाधिकार अधिनियम अधिसूचित वनाधिकार अधिनियम में क्या है, 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा
2006 में पारित वनाधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वन समिति में अधिकार दिलाने से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों में पारित इस अधिनियम की जनवरी 2007 में मंजूरी मिली थी। अधिनियम के तहत वनवासियों को प्राप्त अधिकार। इस अधिनियम को जो संसद में पारित किया गया, इसमें वनवासियों को कौन से अधिकार मिले हैं? 75 वर्ष से रह रहे अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वन भूमि के अधिकार प्रदान किया गया। मतलब जो लोग वनवासी हैं, जो वनों में रहते हैं ना, उनके वनों के अंदर उनको अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमें अगर औद्योगिकरण करना है तो वनों को काट दिया और उनको वहां से निकाल दिया तो फिर बेचारे वो कहाँ रहेंगे। इसलिए इसका संसद के अंदर इसके अधिनियम लाया गया, जिसके ये अधिनियम अधिकार जो वनवासी हैं उनको अधिकार दिए गए। अपने लक्षित व लाभार्थियों को वनोपज का एकत्र करने व इनके विपणन का अधिकार होगा। वनवासियों को यह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के द्वारा उनसे छीन लिया गया था, इस अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान कर दिया गया। अतः अधिनियम वन्य जीव अभ्यार्थों एवं राष्ट्र वन्य जीव उद्यानों के तहत चिन्हित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य से विभागों में मान्य है। इस अधिनियम के प्रचुर पहलू निम्नलिखित हैं, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में भी है ये लागू। राज्य सरकार वनों का प्रयोग केवल वानिकी कार्यों के लिए करेगी, अन्यथा उसे केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह सलाहकार समिति सभी प्रकार के वनों के संरक्षण के लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराएगी। वानिकी से अलग कोई भी अवैध कार्य वन के अंदर हो तो उसे तुरंत रोक देने की आवश्यकता है। यानी वानिकी के अलावा अगर कोई भी कार्य होता है वनों में तो उसे रोकना होगा। 1972 में वन अधिनियम, इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए जिसके अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन है। 1972 में वन अधिनियम लाया गया, तो उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन किए, जो इस प्रकार हैं। वन के भीतर बिजली की लाइन बिछाना, भूकंप और सर्वेक्षण करना और बांध परियोजना करने जैसी कुछ वन की कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार से पूरी सहमति लेनी होगी। मतलब बिजली बिछाना, भूकंप के कार्यों और बांध वगैरह बनाने के लिए वनों के अंदर केंद्र सरकार से सहमति लेनी होगी राज्य सरकार को। चाय, कॉफी, मसाले, रबड़ आदि की अवानिकी कार्यों में गिना जाता है। चाय, कॉफी, मसाले जो हैं इनको अवानिकी कार्यों में गिना जाता है। यदि फल वाले वृक्ष, तेल देने वाले या औषधि प्रदान करने वाले पेड़ भी लोगों लगाने हो तो वहां के पूर्ववर्त पेड़ों को काट कर ऐसा करने का प्रावधान नहीं है। इसके लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। मतलब ये है कि फल वाले वृक्ष या तेल वाले वृक्ष भी लगाने हैं तो आपको पहले वाले वृक्ष नहीं काट सकते आप हैं, उनको अलग से लगाइए और लगाने के लिए भी आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। टसर सिल्क के लिए रेशम के कीड़ों का पालन हमारे देश के आदिवासियों को प्राचीन पेशा है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि कीड़ों का पालन अर्जुन अथवा आसन जैसी किसी एक प्रकार के पेड़ पर न करके मिश्रित प्रजातियों के पेड़ों पर किया जाए। मतलब इन कीड़ों का जो पालन है, रेशम के कीड़ों का, उनका सभी मिश्रित प्रकार के पेड़ों के ऊपर उनका पालन किया जाए, ना कि किसी एक दो पर्टिकुलर के ऊपर। रेशम के लिए कीड़ों का पालन करने के लिए केवल शहतूत के पेड़ों का लगाना भी एक गैर वानिकी कार्य माना जाए। मतलब केवल शहतूत के पेड़, अपने इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए आप रेशम चाहते हो तो आप केवल शहतूत के पेड़ लगाओ, ये भी गैर कानूनी काम माना जाएगा। सभी पेड़ों पर पाला जाए, क्योंकि इससे वनों की विविधता नष्ट होती है और मनो कल्चर यानी एक प्रजाति को बढ़ावा मिलता है जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। इसीलिए सरकार ने बोला कि जो रेशम के लिए जो कीट पालन आपको करना वो सभी पेड़ों पर कीजिए, ना कि एक के ऊपर है। वन के अंदर खनन को गैर वानिकी माना गया है, खनन नहीं करना है वनों के अंदर। एकीकृत वन संरक्षण योजना, एकीकृत वन संरक्षण योजना ये वन सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना के एकीकृत वन संरक्षण की विशेष महत्व दिया गया, जहां विलुप्त हो रहे वनस्पति और पौधों को संरक्षण दिया जाएगा। जो वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, या फिर जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं उन्हें वापस बनाया जाएगा। जिस स्टेज में वो खत्म हो उसी स्टेज से उन्हें वापस बनाया जाएगा। वहीं पर प्रजातियों के उन्मूलन और नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित किया जाएगा। जो प्रजातियों के उन्मूलन और नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित किया जो वनों की क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके तहत बांस की खेती से जुड़ी चुनौतियां व परिस्थितियां संतुलन पर भी ध्यान दिया जाए। जो बांस की जो खेती होती है, बांस की जो लकड़ी होती है, इसकी जो चुनौतियां हैं उनका भी संतुलन किया जाएगा और उनको ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। चिपको आंदोलन क्या है जी? चिपको आंदोलन है, ये पेड़ों से रिलेटेड है। उत्तराखंड के अंदर पेड़ काटने लगे थे, वहां पे सभी क्या कहते हैं, जो भी आदमी और पुरुष थे वो उन्होंने सारे पेड़ के आगे आके खड़े हो गए कि नहीं, हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे,
पढ़ेंगे जो चिपको आंदोलन है उससे रिलेटेड है। भारत में हरियाली की सनातनी संस्कृति रही है और जब जब इस संस्कृति पर संकट आया है यहाँ का जनमानस उद्वेलित और आंदोलित हुआ है। उत्तराखंड के ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन की भी पेड़ों व हरियाली को बचाने के लिए 1972 में शुरू किया गया था, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से हुई थी। वर्ष 1978 में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने न सिर्फ गिरफ्तारियां दी बल्कि गोलियों का भी सामना किया। चिपको आंदोलन प्रेरणा स्रोत जाने माने पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुण थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुण इसके प्रेरणा स्रोत थे। टिहरी गढ़वाल व नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सुंदरलाल बहुगुण द्वारा प्रेरित इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। क्या मिली? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन। राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। मिशन संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर तथा उत्पादों का उद्योग के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय एवं राज्य सरकार का हिस्सा 9-90-10 के अनुपात में है। इस योजना के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय कारीगरों और बांस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों को लाभ होगा। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में वर्ष 2006-07 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मिशन को बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांस को प्राय हरा सोना की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? हरा सोना। बांस के प्राय हरा सोना की संज्ञा दी गई है। भारत में प्रमुख वानिकी शोध संस्थान वानिकी शोध संस्थान भारत में कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर में कर्नाटका में। एंड रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट राजस्थान में स्थित है। ये और अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं। चलो, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री बॉन्डिंग ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद तेलंगाना में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची झारखंड में है। इंडियन प्लाईवुड इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश में है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान संस्थान अनुसंधान तिरुवनंतपुरम केरल में है। उपयुक्त नवीन अनुसंधान केंद्रों के अतिरिक्त कई अन्य जीव अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। इनमें भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून एवं सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर है। राष्ट्रीय पर्यावरण मतलब इनके अलावा और भी वन्य अनुसंधान केंद्रों के स्थापित किया गया, जिनमें से मुख्य है देहरादून भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून एवं सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर महत्वपूर्ण है। ये तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है वो नागपुर में स्थित है। तथा परिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। परिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। भारत में वन्य विस्तार के लक्ष्य 33% को पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, तो इसको पूरा करना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर प्राकृतिक वन नहीं है तो भी मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा उन वनों को लगा करके पूरा 33% करना है। भारत सरकार द्वारा कई वानिकी कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सबसे प्रमुख है। इनका परिणाम स्वरूप भारत में वन क्षेत्र में सतत वृद्धि हुई है। जो सामाजिक वानिकी कार्य है वो भारत सरकार द्वारा ही चलाया गया, जिसमें वनों के अंदर क्या कहते हैं प्रगति हुई है। तो ये मैंने आपको थ्योरी के थ्रू समझा दिया है पूरा। अब मैं आपको थोड़ा कुछ मैपिंग दिखाती हूँ। ये है मैपिंग।
ये देखिए, भारत की 8 प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो हमने अभी 8 वनों के बारे में पढ़ा ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हाँ, तो अत्यंत वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये देखिए रोज़वुड और महोगनी यहाँ के पेड़ हैं जो इस तरह पे होते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, मध्यम वर्षा वाले, यानी यहाँ यानी मध्यम साइज़ की वर्षा होती है। यहाँ सागिन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, न्यूनतम वर्षा वन, यानी यहाँ कम वर्षा होती है, जब बबूल और कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, ऊंचाई के साथ बदलती वनस्पतियाँ, यानी जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वनस्पतियाँ भी बदलती जाती हैं। समशीतोष्ण वन, शंकुधारी वन और अल्पाइन वन, 3 प्रकार के जो पेड़ हैं वहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, ज्वारी और तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे। ये सुंदरी वन जो है वो पाया जाता है यहाँ पे। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। रेगिस्तान वनस्पतियाँ, शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी शुष्क होते हैं और कम वर्षा होती है यहाँ पे रेगिस्तानी इलाके के अंदर। तो यहाँ खेजड़ी वगैरह पाई जाती है, कैक्टस पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और पर्वतीय अल्पाइन घास भूमि, जो पर्वतीय अल्पाइन अत्यंत ऊंचाई पर घास जो मैदान होता है ना, अत्यंत ऊंचाई पर जाके वहाँ पे ये इस तरीके के घास पाया जाता है। नदी घाटी वनस्पतियाँ जो है, नदियों के किनारे और बाढ़ के मैदान जो है वो इस तरीके के वन पाए जाते हैं वहाँ पे। कितनी सुंदर-सुंदर पिक्चर्स हैं। इन पिक्चरों से देख के ही सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। अगर बाकायदा थ्योरी याद नहीं होगी तो इन पिक्चर्स को देख के ही याद हो जाएगा सब कुछ। वनों की व्यापक उपयोगिता एवं जीवन रक्षक प्रणाली, वनों को कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है, पारिस्थितिकी एवं प्रत्यक्ष उपयोगिता, सामाजिक और आर्थिक व दीर्घकालिक उपयोग। मतलब पारिस्थितिकी के लिए हम वनों का कहाँ उपयोग करते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हम वनों का कहाँ उपयोग करते हैं, वो चीज़ बताई गई है इस मैपिंग के अंदर है। तो पारिस्थितिकी सेवाएँ में जल संरक्षण और जलवायु नियंत्रण तथा जल संरक्षण में, और प्रत्यक्ष आर्थिक यानी जैव विविधता के आवास के लिए और मिट्टी संरक्षण के लिए। फिर इस इधर है प्रत्यक्ष आर्थिक संसाधन कौन से हैं, वनों से कौन-कौन सी हमें आर्थिक मतलब फ़ायदे होते हैं। तो वो है इमारती लकड़ी मिलती है, गैर इमारती उत्पादन जिनमें से हम जैसे कि औषधियाँ, गैर इमारती उत्पादन औषधियाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ईंधन का और चारा मिलता है, ये फ़ायदा है। उसके बाद में इधर देखते हैं क्या है, सामाजिक संसाधन, जैव विविधता वनों में ज़्यादा होती है, मिट्टी का संरक्षण वनों की वजह से होता है, जल का जो संरक्षण मिट्टी की वजह से होता है, जलवायु का जो नियंत्रण है वो भी वनों की वजह से होता है। फिर इधर सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व, जनजातीय जीवन जो है वो जंगलों में सेव जोन में रहते हैं। आध्यात्मिक स्थल, अगर हम अध्यात्म करते हैं, जैसे आपने देखा होगा महाभारत रामायण में अध्यात्म करने के लिए जंगलों में जाते थे। और पर्यटन और मनोरंजन, जब हम घूमने जाते हैं तो जंगलों में ही जाते हैं। जंगलों का कहने का मतलब है, अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहाँ पे भी जंगल होते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं या वनों में जाते हैं या उद्यानों में जाते हैं या बागों में जाते हैं, तो वो सारे वन क्षेत्र ही होते हैं। मतलब वहाँ पे वन ही ज़्यादा होते हैं, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ही ज़्यादा होते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, जलवायु जो परिवर्तन होती है उसमें भी वनों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। बहुत ज़्यादा सहयोग इसलिए है, जो अब आप देख रहे हो ये क्यों हो रहा है, ज़्यादा गर्मी बढ़ती क्यों जा रही है, ओजोन क्षरण क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये जो कॉप सम्मेलन कर रहे हैं विदेशों के जो नेता हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो मौसम गर्म होगा, मौसम गर्म होगा तो ओजोन क्षरण होगा, ओजोन क्षरण होगा गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, सारी चीज़ें अनस्टेबल हो जाएंगी, मतलब परिवर्तन, मौसम परिवर्तन हो जाएगा सारा। और फिर बाढ़ नियंत्रण, अगर पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो बाढ़ नियंत्रण होगा, क्योंकि उनकी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं और पानी को भी शॉक लेती हैं, जिससे बाढ़ का इतना ज़्यादा असर होगा नहीं, इतना विनाश होगा नहीं मानव जीवन का। उसके बाद में शुद्ध वायु शुद्ध, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो शायद वो कार्बन, हम जो कार्बन छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे सोख ले लेते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्लाइमेट भी जो है बहुत अच्छा रहेगा। देखो कितनी सुंदर सुंदर पिक्चरें हैं। वनों का व्यापक वर्गीकरण, वनों को कितने भागों में हमने बांटा है, तो व्यापक वर्गीकरण कौन कौन सा, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है ना वही पिक्चर्स यहाँ हैं, कोई अलग से पिक्चर नहीं है जो मैं अभी थ्योरी पीछे आपको पढ़ा के लेके आई हूँ। तो परिस्थिति के आधार पर वनों, जलवायु अवस्था, शीतोष्ण पर्वतीय वन, शीतोष्ण में कैनिफेरस वन ऐसे होते हैं, अल्पाइन वन ऐसे होते हैं, पर्णपाती शीतोष्ण ऐसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार वन ऐसे होते हैं, पर्णपाती वन ऐसे होते हैं। मिट्टी और जल, सुंदरी वन पाया जाता है, मिट्टी और जल मैंग्रोव वन ये पाया जाता है। सरकारी वन, प्रबंधकीय स्वामित्व के अंदर सरकारी वन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सरकार के अधीन, सामुदायिक वन जो होते हैं वो समुदाय के अधीन होते हैं, निजी वन जो किसी एक सिंगल आदमी के वन। उपयोगिता के आधार पर वनों को बांटा गया, मैम ने अभी पीछे पढ़े थे ना किस किस आधार पर वनों को बांटा गया, वो वही चीज़ यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकली पिक्चर बना के दिखाई गई है जो मैं आपको पीछे थ्योरी पढ़ा के लेकर आई हूँ अभी है। तो आरक्षित वन, ये ऐसे संरक्षित वन, ग्रामीण वन, हाँ, उसके उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक वन अपने आप, और रोपित वन जो मनुष्य लगाता है वो। आरक्षित वन के आधार पर आरक्षित वन
मतलब जो बिल्कुल आरक्षित और संरक्षित वन जहाँ पे मानव आ जा सकता है और कुछ क्रियाएं कर सकता है, और ग्रामीण वनों के अंदर तो सब कुछ कर सकता है इंसान। ये यहाँ पे भी सेम है, आरक्षित वन जो होते हैं उसमें हर चीज की रोक होती है, संरक्षित वन में आदमी आ जा सकता है और लकड़ियां निकाल सकता है, ग्रामीण वन जो होते हैं उसमें इंसान सब कुछ कर सकता है मगर नुकसान नहीं कर सकता, मतलब प्रकृति को नुकसान नहीं करना है। तो आज ये टॉपिक जो है मैंने आपको मैपिंग के थ्रू समझा दिया, थ्योरी के थ्रू भी, क्योंकि थ्योरी सेम वही है जो मैपिंग में, हर मैपिंग में जो है वही सेम थ्योरी है, कोई स्पेशल अलग से कुछ आता नहीं है, सेम ही चीज होती है, मैपिंग में भी वही होती है, थ्योरी भी वही होती है, मतलब मैपिंग में वही दिखाया जाता है जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है, थ्योरी में वही लिखाया जाता है जो आपको मैपिंग में दिखाया जाता है। लेकिन ज्योग्राफी को हम बिना मैपिंग के नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैपिंग का ज्योग्राफी का जो बेस है वो मैपिंग है, इसलिए मैपिंग की जरूरत करानी होती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज ये जो प्राकृतिक वनस्पति वाला है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। कल फिर इसी टॉपिक के अंदर नया सब टॉपिक, यानी इसी के अंदर नया पॉइंट लेके आऊंगी इसी टॉपिक के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, खत्म नहीं होने वाला इतना जल्दी। तो आज जो एक प्राकृतिक वनस्पति था ये खत्म हो गया है, कल इसी टॉपिक के अंदर नया पॉइंट लेके कल मैं इसी क्लास में फिर आऊंगी। ओके, थैंक यू, और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हर क्लास के लास्ट में बोलती हूँ और अभी फिर बोल रही हूँ कि रोज का रोज पढ़िए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए, टाइम निकल जाएगा, ऐसे देखते देखते टाइम किसी का वेट नहीं करता है। तो और कल मैं फिर यहीं पे आऊंगी इसी प्लेटफॉर्म पे नए पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू।